नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो हमें जयपुर के कछवाहा शासकों के एक अहम दौर में ले जाते हैं। जी। इन स्रोतों के जरिए हम खास तौर पर सवाई जयसिंह द्वितीय और उनके बाद गद्दी संभालने वाले कुछ प्रमुख शासकों के समय को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है उनके दौर की बड़ी घटनाओं, उनकी कामयाबियों और उस समय की चुनौतियों को खंगालना, जैसा कि इन दस्तावेजों में दर्ज है। बिल्कुल। और ये दौर आप देखें तो भारतीय इतिहास में एक बड़े बदलाव का समय था। मतलब मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी और मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि जयपुर के शासकों ने इन बदलती हुई और अक्सर मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे किया। सही कहा। और उसमें उनकी क्या भूमिका रही। तो चलिए इन दस्तावेजों के पन्नों को पलटते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे शासक से जिनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है, सवाई जयसिंह द्वितीय। जी, सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय, इनका जन्म 1688 का बताया गया है और कमाल की बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये महज 11 साल की उम्र में, हाँ, बहुत कम उम्र में, 1698 या शायद 1700 के आसपास आमेर की गद्दी पर बैठ गए थे। कहा जाता है कि ये अपने परदादा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम से भी ज्यादा वीर और हाजिर जवाब थे। क्या इसीलिए औरंगजेब ने इन्हें सवाई कहा? हाँ, ये उपाधि काफी महत्वपूर्ण थी। सवाई का मतलब है सवा, यानी अपने पूर्वज से बढ़कर। औरंगजेब ने उनकी कम उम्र में ही उनकी प्रतिभा और क्या कहते हैं वाक्पटुता को पहचाना था। अच्छा। लेकिन जयसिंह का शुरुआती दौर आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, हाँ, उसके बाद तो मुगलों में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई, जो अक्सर होता था। जयसिंह ने पहले शहजादे आजम का साथ दिया, लेकिन जीत हुई दूसरे शहजादे मुअज्जम की, जो बहादुर शाह प्रथम बना। जी हाँ, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना। और इसका नतीजा जयसिंह के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। बहादुर शाह तो बहुत नाराज था। उसने आमेर पर कब्जा कर लिया, नाम भी बदल दिया। कुछ वक्त के लिए इस्लामाबाद या शायद मोमिनाबाद जैसा कुछ रखा गया, और जयसिंह के भाई विजय सिंह को शासक बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। हाँ, एक बड़ा राजनीतिक झटका था, अपनी गद्दी से हटा दिया जाना। लेकिन लगता है उन्होंने जल्दी हार नहीं मानी। 1708 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी से उनका विवाह हुआ। क्या ये सिर्फ एक विवाह था या इसके पीछे कोई रणनीति भी थी? नहीं, ये एक बेहद सोचा समझा कूटनीतिक कदम था। अच्छा। असल में चंद्रकुंवरी उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी थीं। इस विवाह से जयसिंह को मेवाड़ का शक्तिशाली समर्थन मिला और इसी मेवाड़ और मारवाड़ की मदद से ही वे आमेर पर दोबारा कब्जा कर पाए। ये दिखाता है कि वे सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि चतुर रणनीतिकार भी थे। बिल्कुल। आगे चलकर 1713 में जब फर्रुख सियर मुगल बादशाह बना तो उसने जयसिंह के अधिकार को मान्यता दी और उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का सूबेदार यानी उस वक्त मुगल साम्राज्य के तहत मालवा प्रांत का गवर्नर। ये तो एक अहम पद रहा होगा। बहुत अहम। मालवा मध्य भारत का एक समृद्ध और रणनीतिक इलाका था। लेकिन ये सूबेदारी एक तरह से कांटों का ताज साबित हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दौरान मालवा में मराठों का दखल तेजी से बढ़ रहा था। मराठा शक्ति अब दक्षिण से निकलकर वो उत्तर भारत की तरफ फैल रही थी। अच्छा। जयसिंह को बाद में बादशाह मोहम्मद शाह के समय जाट नेता चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए भी भेजा गया, जिसमें वे कामयाब रहे। उन्हें 1720 और 1730 के दशक में कई बार मालवा की सूबेदारी मिली। कई बार? जी हाँ, दूसरी बार 1729 में और तीसरी बार 1732 में। ये मुगल दरबार में उनके रसूख को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि मराठा चुनौती कितनी गंभीर और लगातार बनी हुई थी। सुनने में तो ये एक बड़ी पहल लगती है। पहल तो यकीनन बड़ी थी। मकसद था मराठों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना। 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो आजकल भीलवाड़ा जिले में है, वहां कई राजपूत शासक इकट्ठा हुए। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। क्यों कामयाब नहीं हुई? क्या वजह रही? दस्तावेज वो आपसी अविश्वास की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, आपस में? हाँ, और शायद निजी हितों के टकराव की ओर भी। हो सकता है कुछ शासकों को जयसिंह के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या हो, या
पुराने झगड़े आड़े आ गए हों। हाँ। नतीजा ये हुआ कि मराठों के खिलाफ एक मजबूत राजपूत गठबंधन नहीं बन पाया। यह उस दौर की राजपूत राजनीति की, कह सकते हैं, एक दुखद सच्चाई भी है। और इसी समय पेशवा बाजीराव प्रथम का भी दखल हुआ बूंदी के मामलों में। जी, पेशवा बाजीराव प्रथम, जो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, उनका बूंदी के घरेलू मामलों में सीधा दखल हुआ। जी। इसने राजपूताना में मराठा असर को और पुख्ता कर दिया। जयसिंह ने भी बूंदी में दखल की कोशिश की थी, पर वो उतने सफल नहीं रहे। राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन सवाई जयसिंह को आज हम जिन चीजों के लिए सबसे ज्यादा याद करते हैं वो शायद अलग हैं। जैसे 1727 में जयपुर शहर की स्थापना। बिल्कुल, जयपुर की स्थापना उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। ये सिर्फ एक नया शहर बसाना नहीं था, नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से योजनाबद्ध एक आधुनिक शहर का निर्माण था। हाँ, वो नक्शा विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था। जी, बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने। और वो ग्रिड पैटर्न, यानी भारतीय वास्तु के हिसाब से कहें तो चौपड़ के डिजाइन पर आधारित था। सड़कें सीधी, चौड़ी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ये उस समय के भारत में शहरी नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण था। और उनका खगोल विज्ञान प्रेम, 5-5 वेधशालाएं बनवाना, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में। हाँ, जंतर मंतर। जी, जंतर मंतर। ये सिर्फ एक राजा का शौक था या इसके पीछे कोई गहरा मकसद था? नहीं, ये शौक से कहीं ज्यादा था। ये एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास था। सवाई जयसिंह खगोल विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने उस समय के यूरोपीय, इस्लामी और भारतीय खगोल ज्ञान का अध्ययन किया। अच्छा। और फिर इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनका मकसद था ग्रहों और तारों की गति का सटीक अध्ययन करना, पंचांग सुधारना। जयपुर की वेधशाला, जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे उन्नत है, आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने इस विषय पर कुछ लिखवाया भी था। जीज़े मोहम्मद शाही का जिक्र आता है। हाँ, जीज फारसी में खगोलीय सारणियों मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को कहते हैं। जीज़े मोहम्मद शाही ऐसी ही सारणियों का एक संग्रह था जो उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित किया था। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने जयसिंह कारिका नाम का एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा। ये सब दिखाता है कि वे सिर्फ शासक या योद्धा ही नहीं, बल्कि एक गहन अध्येता और विद्वान भी थे। और वे अपनी परंपराओं से भी जुड़े रहे। अश्वमेध यज्ञ जैसे प्राचीन वैदिक यज्ञों का आयोजन करवाना। हाँ, ये भी उनके व्यक्तित्व का एक अहम पहलू है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकारों का मानना है कि वे शायद अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। अंतिम हिंदू शासक? जी, इस तरह का यज्ञ करवाने वाले। ये यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए किया जाता था। पुंडरीक रत्नाकर नाम के विद्वान इन यज्ञों के मुख्य पुरोहित थे। ये उनके द्वारा अपनी हिंदू पहचान और वैदिक परंपराओं के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका हो सकता है। निर्माण कार्यों में जयपुर का नाहरगढ़ किला, जिसे पहले सुदर्शनगढ़ कहते थे। जी हाँ, सुदर्शनगढ़ 1734 में बना। जल महल, सिटी पैलेस का चंद्र महल और वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर जयपुर में स्थापित करना भी शामिल है। और जयगढ़ की वो विशाल जयबाण तोप। ये सभी निर्माण उनकी दूरदर्शिता और कलात्मक रुचि के उदाहरण हैं। नाहरगढ़ किला शहर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया। जल महल मानसागर झील के बीच में एक अद्भुत संरचना है। गोविंद देव जी का मंदिर आज भी जयपुर का एक प्रमुख आस्था केंद्र है। और जयबाण तोप, वो तो उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक, पहियों पर रखी हुई। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सवाई जयसिंह द्वितीय का दौर 1700 से 1743 जयपुर के लिए एक स्वर्ण युग जैसा लगता है। राजनीति, विज्ञान, कला, वास्तुकला, सब में विकास। हाँ, वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। यकीनन अपने जीवन काल में उन्होंने 7 मुगल बादशाहों का दौर देखा, औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह तक। उन्होंने मुगल दरबार की राजनीति को साधा, मराठों की चुनौती का सामना किया और इन सब के बीच अपने राज्य को सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध किया। 1743 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जयपुर में जीवित है। लेकिन जयसिंह की मृत्यु के बाद क्या ये स्थिरता बनी रही? उनके उत्तराधिकारी कौन थे? यहीं से कहानी थोड़ा दुखद मोड़ लेती है। जयसिंह के बाद उनके बड़े बेटे ईश्वरी सिंह 1743 में गद्दी पर बैठे,
लेकिन उनके छोटे भाई माधो सिंह ने गद्दी पर अपना दावा ठोक दिया। ओहो, और इस दावे का आधार क्या था? क्या ये सिर्फ महत्वाकांक्षा थी? इसके पीछे सवाई जयसिंह का एक पुराना वचन था। वचन? कैसा वचन? उन्होंने मेवाड़ की राजकुमारी जो माधो सिंह की माँ थी, उनसे विवाह करते समय वादा किया था कि उन्हीं से पैदा हुआ बेटा जयपुर का अगला शासक बनेगा, चाहे वो बड़ा ना हो। अच्छा, ये तो पेचीदा मामला हो गया। बिल्कुल। इसी वचन को आधार बनाकर मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने माधो सिंह का साथ दिया। ये पारिवारिक कलह अब एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन गई, जिसका नतीजा युद्ध में निकला। राजमहल का युद्ध 1747। हाँ, 1747 में राजमहल, ये टोंक के पास है, वहां युद्ध हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह और उनके समर्थकों यानी मेवाड़ और कोटा की सेनाओं को हरा दिया। अच्छा, ईश्वरी सिंह जीत गए। जी। इसी जीत की खुशी में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में एक ऊंची मीनार बनवाई, जिसे आज हम ईसरलाट या सरगासुली के नाम से जानते हैं। तो ईश्वरी सिंह अपनी गद्दी बचाने में कामयाब रहे। कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए। लेकिन अगले ही साल 1748 में बगरू में फिर लड़ाई हुई। फिर से? हाँ, इस बार माधो सिंह ज्यादा तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से मदद मांगी। ओहो, मराठों से? जी। होलकर की मदद से माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को हरा दिया। इसका मतलब मराठा अब जयपुर के अंदरूनी मामलों में सीधा दखल दे रहे थे। बिल्कुल, यही उस दौर की हकीकत थी। समझौते के तहत ईश्वरी सिंह को, माधो सिंह को राज्य के 5 परगने मतलब इलाके देने पड़े। लेकिन मराठों का दखल यहीं नहीं रुका। मल्हार राव होलकर अब युद्ध के हर्जाने के तौर पर जयपुर से बहुत बड़ी रकम मांग रहे थे। और ईश्वरी सिंह ये रकम चुका पाए? नहीं। स्रोत बताते हैं कि वे ये भारी रकम चुकाने में असमर्थ थे। होलकर का दबाव बढ़ता गया और वो अपनी सेना लेकर जयपुर पर चढ़ाई करने की धमकी देने लगा। बाप रे। इस भारी दबाव, अपमान और शायद लाचारी की स्थिति में ईश्वरी सिंह ने 1750 में आत्महत्या कर ली। ओ, ये तो बहुत दुखद अंत हुआ। हाँ, उनका 7 साल का शासनकाल त्रासद रूप से समाप्त हुआ। ये घटना उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और मराठा शक्ति के बढ़ते दबाव का एक मार्मिक उदाहरण है। ईश्वरी सिंह के दुखद मृत्यु के बाद जाहिर माधो सिंह प्रथम गद्दी पर बैठे होंगे। हाँ, 1750 में सवाई माधो सिंह प्रथम शासक बने। और विडंबना देखिए, क्या? जिन्हें गद्दी मराठों की मदद से मिली थी, अब शासक बनने के बाद उन्हें भी उन्हीं मराठों की लगातार बढ़ती पैसों की मांगों का सामना करना पड़ा। तो क्या माधो सिंह और मराठों के संबंध अच्छे रहे? तनाव बना रहा। बल्कि 1751 में तो जयपुर शहर में एक भयानक घटना हुई। क्या हुआ? स्थानीय लोगों और सैनिकों ने शहर में मौजूद मराठा सैनिकों पर हमला कर दिया और कहा जाता है हजारों मराठों का कत्लेआम कर दिया। बाप रे। इस घटना ने जयपुर और मराठों के बीच कड़वाहट और बढ़ा दी। हालांकि माधो सिंह ने कुछ सैन्य सफलताएं भी हासिल की। 1761 में भड़वाड़ा के युद्ध में उनकी सेना ने कोटा राज्य की सेना को हराया। कोटा को, जिनके सेनापति झाला जालिम सिंह थे। जी हाँ, वही झाला जालिम सिंह। उस समय वे कोटा की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। माधो सिंह का कोई और महत्वपूर्ण काम जो इन स्रोतों में दर्ज हो? उनका एक बड़ा और स्थायी काम है 1763 में सवाई माधोपुर शहर की स्थापना करना। हाँ, सवाई माधोपुर। जी, ये शहर आज भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नगर है। उन्होंने भरतपुर के जाट शासक जवाहर सिंह को भी हराया और मुगलों से रणथंबोर का मजबूत किला छीनकर अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। अच्छा, रणथंबोर भी? हाँ, उनका शासन 1768 तक चला। कुल मिलाकर उन्होंने मुश्किल हालात में राज्य को संभाला और कुछ हद तक मजबूत भी किया। माधो सिंह प्रथम के बाद कौन आया? अब हम 18वीं सदी के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। माधो सिंह के बाद उनके बेटे पृथ्वी सिंह कुछ समय के लिए शासक रहे, लेकिन फिर 1778 में सवाई प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे और उनका शासनकाल 1803 तक चला। प्रताप सिंह? जी, ये दौर भी राजनीतिक रूप से बेहद अशांत था। मराठों का दखल, खासकर महादजी सिंधिया का, वो अब लूटपाट और भारी कर वसूली का रूप ले चुका था। जयपुर राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। क्या प्रताप सिंह ने इसका कोई प्रतिरोध किया? तुंगा के युद्ध का जिक्र आता है। हाँ, 1787 में तुंगा या लालसोट भी कहते हैं,
का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें जयपुर और जोधपुर की मिली-जुली सेनाओं ने महादजी सिंधिया का सामना किया। युद्ध का नतीजा कोई एक तरफा नहीं रहा, लेकिन इसने सिंधिया को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर किया। तो कुछ राहत मिली। हाँ, ये राजपूतों के संगठित प्रतिरोध का एक प्रयास था, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं चली। 1790 में पाटन के युद्ध में प्रताप सिंह मराठों मतलब सिंधिया और होलकर दोनों से बुरी तरह हार गए। उन्हें एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी और भारी हर्जाना देना पड़ा। यानी राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर लगातार चुनौतियां और हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में तो शासक का मनोबल टूट जाना चाहिए। यहीं पर प्रताप सिंह के व्यक्तित्व का एक दिलचस्प और कह सकते हैं विरोधाभासी पहलू सामने आता है। वो क्या? इन भारी राजनीतिक दबावों और सैन्य असफलताओं के बीच, या शायद इन्हीं की वजह से, उन्होंने कला, साहित्य और संगीत को अभूतपूर्व संरक्षण दिया। ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ कला। वे खुद भी लिखते थे, ब्रजनिधि नाम से। हाँ, बिल्कुल। वे स्वयं ब्रजनिधि उपनाम से ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से मौजूद है। वे सिर्फ कवि ही नहीं थे, बल्कि कला के पारखी और संरक्षक भी थे। और उनके दरबार में गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना का जिक्र मिलता है। ये क्या था? यह उनके दरबार की शान थी। गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना 22 कवियों, संगीतकारों, चित्रकारों और अन्य कलाओं के विद्वानों का एक समूह था, जिन्हें प्रताप सिंह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। 22 विद्वान? जी, इनमें देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जैसे संगीत के महान विद्वान भी थे, जिन्होंने राधा गोविंद संगीत सार जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उन्होंने जयपुर में एक बड़ा संगीत सम्मेलन भी आयोजित करवाया था। यह दिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक जीवन को मुरझाने नहीं दिया। और जयपुर की पहचान बन चुका हवा महल, वो भी उन्हीं की देन है। बिल्कुल। 1799 में बना हवा महल प्रताप सिंह की कलात्मक सोच और वास्तुकला प्रेम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। 5 मंजिला ये इमारत, जिसकी वो 953 खिड़कियां हैं। हाँ, बिल्कुल। बाहरी दीवार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां, झरोखे जिन्हें कहते हैं। हाँ। झरोखे। ये वास्तव में सिटी पैलेस के जनाना हिस्से का ही एक भाग था, ताकि शाही महिलाएं पर्दे में रहते हुए भी सड़क के जुलूस और उत्सव देख सकें। इसके वास्तुकार उस्ताद लालचंद थे। ये इमारत आज भी प्रताप सिंह की कलाप्रियता की गवाही देती है। तो इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है, उसमें सवाई जयसिंह द्वितीय एक निर्माता, वैज्ञानिक और कूटनीतिज्ञ के रूप में दिखते हैं। जी। उनके बाद ईश्वरी सिंह उत्तराधिकार के संघर्ष और मराठा दबाव में पिसते नजर आते हैं। फिर माधो सिंह प्रथम आते हैं, जो सवाई माधोपुर बसाते हैं और मराठों से लड़ते भी हैं, समझौते भी करते हैं। सही। और अंत में सवाई प्रताप सिंह, जो राजनीतिक रूप से मुश्किल दौर में भी कला और साहित्य के संरक्षक बने रहे और हवा महल जैसी इमारत बनवाई। हाँ, और इन सभी के शासनकाल को एक साथ देखें तो कुछ बड़ी पैटर्न साफ नजर आते हैं। पहला, मुगल सत्ता का लगातार कमजोर होना। हाँ। जिसने राजपूत राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता तो दी, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती, मराठा शक्ति का सामना करने के लिए भी छोड़ दिया। दूसरा, मराठों का राजपूताना में बढ़ता हुआ सैनिक और आर्थिक दखल, बिल्कुल, जो अक्सर राज्यों के अंदरूनी मामलों और उत्तराधिकार संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभाने लगा। तीसरा, इन बाहरी दबावों के साथ साथ गद्दी के लिए होने वाले आंतरिक संघर्ष, जैसे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। और चौथा, इन तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला को मिलने वाला संरक्षण, जो सवाई जयसिंह से लेकर प्रताप सिंह तक किसी न किसी रूप में जारी रहा। तो फिर इन स्रोतों से हमें क्या समझना चाहिए? ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत हमें 18वीं सदी के भारत, खासकर राजपूताना के एक बेहद अहम और